अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ओके, हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर भी अभी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल इसकी देखते हैं। अच्छा जी, टॉपिक है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 7, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस about difference between two population proportions। अच्छा बेटे, इस टेस्टिंग में दो अलग अलग टाइप के हाइपोथेसिस भी बने, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे, और दोनों के साथ टेस्ट स्टैटिस्टिक भी डिफरेंट आएगा। मैं आपको बताऊंगा, आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे आते हैं जी टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ, तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या है जी, आपके पास फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसमें देखिएगा H नॉट अगर आप लिखते हैं ना P1 इज इक्वल टू P2। अच्छा बेटे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखें H नॉट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, बात एक ही है। अब क्या है जी, इनका डिफरेंस क्या है, 0, यानी कि जो P1 है वही P2 है। ओके जी, अब देखिएगा H1 आपके पास आ गया, तो H1 क्या है जी, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी, अब देखिए बच्चे, ये इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है जी। अब इसके बाद ये सेकंड वाला केस भी हो सकता है, और ये किस तरह से जी, देखिएगा H नॉट P1 ग्रेटर देन इक्वल टू P2, तो H1 आपके पास क्या आ गया, P1 लेस देन P2। ओके, और ये सारे कैपिटल P है, समझ आ रही, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। कैपिटल P ना भी कहें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जब हमने सैंपल प्रपोर्शन के लिए P लिखना है ना, तो उसके ऊपर हैट लगा देना है, और तो वो डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अच्छा जी, अब देखिएगा इस तरह से भी आ सकता है जी आपके पास, और वो क्या है जी, H नॉट P लेस देन इक्वल टू P1 लेस देन इक्वल टू P2, और H1 बच्चों आपके पास क्या आ गया जी, P1 ग्रेटर देन P2। ओके, अब इसमें ये वाली बात ना यहाँ पे आप लिख लें कि जो स्टार्ट पे हम लोग लिख रहे हैं ना H नॉट, बेसिकली वो H नॉट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, और P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैं चीज़ आपको ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, इसकी मैं अभी बताता हूँ रीज़न, ठीक है जी। अब देखें, एक टाइप के तो ये हो गया आपके पास H नॉट और H1, एक टाइप और है इसकी कि इनके डिफरेंस पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। वो कहे जी इन दोनों पॉपुलेशन प्रपोर्शन का जो डिफरेंस है वो 0.10 है, वो 0.40 है, वो 0.93 है, वो 0.57 है, कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी कि डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू दे दे। ओके जी, वो 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, वो इस तरह से देखिएगा। अब H नॉट μ1 माइनस μ2
इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। अब ये डेल्टा नॉट किसको शो कर रहा है? ये उस वैल्यू को शो कर रहा है, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0.01 से लेके 0.99 तक वैल्यू हो सकती है। ओके जी, ये मैंने आपके टॉपिक में जहाँ पे ये मैंने हाइपोथेसिस लिखे हैं उसके साथ पे ये हिंट के तौर पे लिखी भी है। क्लियर है जी? बुक में देखें ज़रा, जहाँ पे इस टाइप के हाइपोथेसिस हैं वहाँ पे मैंने ये इसके सामने वो वैल्यू 0.01 से लेके 0.99 तक हो सकती है। अब यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है। जीरो वाले तो ये मैंने लिख दिए ऊपर, जीरो वाले मैंने ये ऊपर लिख दिए, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जीरो के अलावा जो है यानी कि कोई इनके डिफरेंस की कोई वैल्यू आ रही है, उसके लिए अब हम यहाँ पे लिखने लगे। ओके जी, अब जरा देखिएगा जी, यहाँ पे H1 तो P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जी, इसी तरह से H0 आ गया जी हमारे पास P1 माइनस P2 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये क्या है जी? डेल्टा नॉट। और H1 क्या आ गया बच्चों? P1 माइनस P2 लेस देन डेल्टा नॉट। इसी तरह से लास्ट वाला H0 P1 माइनस P2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा नॉट, और P1 माइनस P2 ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। अच्छा, इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक और है और इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक और है। ठीक है जी, इसके लिए अलग फार्मूला है, इसके लिए अलग फार्मूला है। ये बात आपने याद रखनी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये क्या है जी? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे इसके इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या है? 0 है, और इसमें इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या है? कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है। अब ये डेल्टा नॉट जो है ना, ये डेल्टा नॉट में बच्चे कोई भी वैल्यू आ सकती है, और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0.01 से लेके 0.99 तक। समझ आ रही जी बात की? क्लियर है जी? अच्छा जी, सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं बच्चे। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो तो सेम ही है। ओके जी, थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब इसमें एक टेस्ट लगेगा जी। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर है, जब भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग आएगी ना तो जी टेस्ट ही लगेगा, टी टेस्ट नहीं लगेगा। पॉपुलेशन मीन में लग जाता है ना जी और टी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट ही होता है। ये एक चीज तो यहाँ पे आप क्लियर कर लें। यहाँ पे फार्मूला तो जी टेस्ट का ही लगेगा, लेकिन कौन सा? अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया जी P1 हैट माइनस P2 हैट, और इसमें से माइनस कर दें आप, क्या है जी? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 ओवर। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी? P हैट C Q हैट C इंटू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये नई चीज आ गई सर जी, ये P हैट C और Q हैट C क्या है? ठीक है जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि P हैट क्या है, फिर P हैट C और Q हैट C की तरफ आते हैं। तो बच्चे, P हैट सैंपल प्रोपोर्शन है। ये जो आप सैंपल साइज लेंगे उसको n के साथ डिनोट किया जाएगा, और उसमें से जितनी फेवर होगी, जैसे कि मैं इस क्लास की बात करता हूं, इस क्लास में अगर बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए 120 और उनमें से गर्ल्स कितनी है जी? 40। अगर मैं सैंपल सेलेक्ट करूं 20 का, क्या किया जी? 20 का मैंने सैंपल सेलेक्ट किया, और उसमें से गर्ल्स कितनी है जी? 4 है। तो मेरे पास x क्या हो गया? मेरे पास x हो गया 4, और n कितना हो गया? 20। तो ये बेटे सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स आ गई। सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स, जो इस क्लास में बैठी हुई गर्ल्स है ना, उनमें से मैंने टोटल में से पूरी क्लास में से 20 का सैंपल लिया, और 20 में से 4 क्या थी? गर्ल्स थी। तो अब जो सैंपल में 4 गर्ल्स है ना, तो वो सैंपल प्रोपोर्शन है, फेवरेबल बटा टोटल।
अब यहाँ पे फेवर कितनी जी 4 की, और टोटल कितना है जी सैंपल साइज 20, तो ये आ गया जी सैंपल प्रोपोर्शन। और अगर मैंने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लेनी होती तो मैंने क्या कहा है 40 गर्ल्स और 80 बॉयज, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन x ओवर कैपिटल N। तो x कितना है बेटे 40 गर्ल्स और टोटल कितनी जी इस क्लास की स्ट्रेंथ 120, तो ये बेटे आपके पास क्या आ गई जी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। समझ आ रही? अगर पॉपुलेशन टोटल और फेवर को टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और अगर आप फेवर को सैंपल साइज पे डिवाइड कर देंगे, सैंपल साइज में से फेवर को सैंपल साइज पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सैंपल प्रोपोर्शन आ जाएगी। क्लियर है जी? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सैंपल प्रोपोर्शन की, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन तो क्वेश्चन के अंदर होगी। ओके जी, क्लियर है जी? अब जरा देखिएगा पी हैट एक्स ओवर एन। अब ये क्यू हैट अगर फाइंड करना है तो क्यू हैट का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस पी हैट, 1 माइनस पी हैट। ओके, अब जरा देखें पी हैट सी का फार्मूला क्या है। पी हैट सी का फार्मूला बच्चे n1 पी हैट 1 प्लस n2 पी हैट 2 ओवर n1 प्लस n2। ये आपकी बुक में मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं बच्चे एज इट इज। ओके, अब यहां पे ये किसका फार्मूला है पी हैट सी का। अभी ये मैंने एक निकालना आपको बताया ना, जो P1 चलें P1 हैट कह लें तो यहाँ पे Q1 हैट, यहाँ पे इसी तरह से अगर P2 कहूँ तो P2 हैट क्या आएगा जी x2 डिवाइडेड बाय n2, और इसमें Q2 हैट आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस P2 हैट। ओके, अब यहां पे देखिएगा जी n1 P1 हैट प्लस n2 P2 हैट ओवर n1 प्लस n2, ये आ गया PC हैट, और यहां पे QC हैट क्या है जी 1 माइनस PC हैट, तो ये आपके पास QC हैट आ गया। ओके, अच्छा बेटे इस फार्मूले को जो यहाँ पे लिखा है अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे QC की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे PC हैट इंटू 1 माइनस PC हैट। QC लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इस तरह से भी लिख देते तब भी बात वही है। ओके बच्चों, क्लियर है जी? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा ये वाला कब अप्लाई हो रहा है जब आपके पास ये फर्स्ट टाइप के जो हैं वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे, यानी कि क्या मतलब कि इनका डिफरेंस जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। ये देखें P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 और P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 वाला आएगा केस तो उस टाइम पे ये वाला फार्मूला लगेगा। सर जी अगर 0 वाला ना हुआ, ये डेल्टा नॉट वाला हुआ और कोई डिफरेंस पे कोई ना कोई वैल्यू दी गई हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बेटे ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। और वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फार्मूला नंबर 1 और ये फार्मूला नंबर 2। और ये कौन सा फार्मूला जी, ये आ गया जी आपके पास P1 हैट माइनस P2 हैट और यहाँ पे माइनस डेल्टा नॉट ओवर P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2 और इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो बेटे ये जो सेकंड वाला फार्मूला है P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस डेल्टा नॉट ओवर P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2। जहां पे Q लिखा हुआ है ना आप उसकी जगह पे 1 माइनस P भी लिख सकते हो डायरेक्ट फार्मूले के अंदर। ओके बच्चों, ये आपके पास सेकंड फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये सेकंड टाइप के हाइपोथेसिस के लिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.15 आ जाता है, कोई एक वैल्यू आ जाती है ना 0.15, 0.27 आ जाए, डेल्टा नॉट की जगह पे कोई वैल्यू 0.57 आ जाए, 0.34 आ जाए, तो बेटे इस केस के अंदर हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज करना है, ये सेकंड वाला यूज करना है। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो सर जी जरा स्टेप नंबर 4 बताइएगा। तो आप लोगों को पता है बच्चे क्रिटिकल रीजन, ठीक है जी। अब क्रिटिकल रीजन में जाएंगे तो जो फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा था जी के लिए क्रिटिकल रीजन, जो थर्ड टॉपिक में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखा था, उसमें जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन था वही बेटे सेम अभी भी
टॉपिक नंबर 7 में भी वही है। चलें जी लिखता हूं यहां पे, देखिएगा स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल रीजन। और ये किस तरह से आएगा बेटे जरा देखिएगा। अगर हमारे पास आ जाता है जी इफ H1 इज इक्वल टू P1 माइनस या P1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू P2। H1 आपके पास क्या है जी, P1 इज नॉट इक्वल टू P2। अगर ये नॉट इक्वल वाला केस आ जाता है तो फिर बेटे आपके पास CR क्या होगा, देन CR विल बी Z लेस देन माइनस Z अल्फा बाय 2 एंड Z ग्रेटर देन Z अल्फा बाय 2। फर्स्ट टॉपिक में भी यही था, सिर्फ क्या लिखा हुआ था, सिर्फ वहां पे म्यू लिखा हुआ था। यहाँ पे ये क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की डिफरेंस की टेस्टिंग है। ओके जी, अच्छा जी अब आते हैं जी, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, यानी कि अगर नॉट इक्वल वाला केस आ जाए। अगर ये आ जाए लेस देन वाला तो क्या है जी आपके पास, देखिएगा स्टेप नंबर 2, इफ H1 P1 इज लेस देन P2। अगर ये लेस देन आ गया तो बेटे फिर हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या होगा, देन CR विल बी Z लेस देन माइनस Z अल्फा। क्योंकि ये वन टेल लेफ्ट टेल टेस्ट है इसलिए सिर्फ अल्फा ही आएगा, अल्फा बाय 2 नहीं आएगा। जब ये नॉट इक्वल था तो बेटे ये 2 टेल टेस्ट था। ओके जी, अब आते हैं जी इसके थर्ड टाइप के क्रिटिकल रीजन पे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो अगर बेटे आपके पास H1 जो है वो P1 ग्रेटर देन P2 आ जाए तो तब आपके पास CR क्या होगा, Z ग्रेटर देन Z अल्फा। ये वन टेल राइट टेल टेस्ट हो जाएगा। ओके जी, और अब स्टेप नंबर 5 क्या है बेटे, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन इन्हीं फार्मूलाज के साथ होगी, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो Z की कंप्यूटेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, और स्टेप नंबर 6 हमारा क्या होता है, कंक्लूजन। लेकिन जी स्टेप नंबर 5 कंप्यूटेशन और स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन। अब आते हैं जी हमारी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अ हेल्थ ऑफिशियल क्लेम्स दैट सिटीजन ऑफ पेशावर आर फिटर देन सिटीजन ऑफ गुजरात। यानी कि जो पेशावर में रहने वाले लोग हैं वो गुजरात के लोगों से ज्यादा फिट हैं, सेहतमंद हैं। ठीक है जी, अ हेल्थ ऑफिशियल क्लेम्स दैट, ये एक हेल्थ ऑफिशियल का क्लेम है। ठीक है जी, 96 आउट ऑफ 200 सिटीजन इन पेशावर पास्ड द स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट। 200 में से 96 लोगों ने जो है वो फिटनेस टेस्ट पास किया है, किसमें, पेशावर में। 84 आउट ऑफ 200 सिटीजन्स इन गुजरात पास द सेम टेस्ट। 200 में से 84% ने गुजरात में ये फिटनेस टेस्ट पास किया। टेस्ट द ऑफिशियल्स क्लेम एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि हेल्थ ऑफिशियल का क्लेम क्या है। हेल्थ ऑफिशियल का क्लेम है कि जो पेशावर के लोग हैं वो गुजरात के लोगों से ज्यादा फिट हैं। तो पहला जो सैंपल हमें दे रहा है वो किसका दे रहा है, पेशावर का ही दे रहा है। ठीक है, और दूसरे वाला जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसकी है, वो गुजरात की है। तो हम P1 से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ पेशावर और P2 से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ गुजरात। क्लियर है जी। तो यहां पे उसने क्या कहा है कि जो पेशावर के लोग हैं वो ज्यादा फिट हैं एज कंपेयर टू गुजरात। ओके जी, तो अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन दिया हुआ, उसने H1 दिया हुआ, आपको H1 दिया हुआ है। सर कैसे H1 दिया हुआ है, मैं यहां पे आपको बताता हूं जी। देखिएगा,
अगर मैं P1 के साथ पेशावर के सिटीजन की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा हूं तो बेटे इसका मतलब है कि उसने हमें क्या क्लेम दिया हुआ है जी, उसने कहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है जी, द प्रोपोर्शन ऑफ पेशावर्स पीपल इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन ऑफ गुजरात पीपल इन अ फिटनेस टेस्ट। ओके जी, अब जरा देखिएगा, अगर ये ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेस देन होगा। तो एच नोट क्या आ गया बच्चों आपके पास, P1 लेस देन इक्वल टू P2। ओके, अच्छा जी, अब आ जाएं जी सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2 बेटे हमारे पास आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कितना है, 0.05। क्लियर है जी। उसने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है 95%, तो हम उस 1 माइनस अल्फा कर लेंगे तो हमारे पास क्या अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05 आ जाएगी। ओके बच्चों, अब इससे आगे स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। तो बेटे क्या इन दोनों के डिफरेंस की कोई वैल्यू दी हुई है, नहीं ना दी हुई, इन दोनों के डिफरेंस पे कोई वैल्यू तो नहीं ना दी हुई क्वेश्चन में। इसका मतलब है टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा। और फर्स्ट वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है जी, z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस, यहां पे डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो P1 माइनस P2। ओके, अब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ PC हैट QC हैट इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। अच्छा, ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक क्यों लगा है, क्योंकि यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना बेसिकली ये इस तरह से लिखा हुआ है, P1 माइनस P2 लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पे लिखा हुआ है P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0। तो जब यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, 0 है, तो 0 के टाइम पे हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज होगा बच्चों, ये वाला यूज होगा। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 हमारे पास आ गया क्रिटिकल रीजन। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, तो यहाँ पे आ गया जी z ग्रेटर देन z अल्फा, ये z ग्रेटर देन z 0.05, तो z की टेबल वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1.645। लें जी, ये हमारे पास टेबल वैल्यू तो आ गई। अब हमने कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करनी। ओके, अच्छा जी, आ जाते हैं जी यहाँ पे। तो देखिएगा कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z हमारे पास क्या है, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं P1 हैट। P1 हैट तो उसने कहा है, नहीं बेटे, ये 96 आउट ऑफ 200 सिटीजन इन पेशावर पास्ड अ स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट। कितने बेटे, 96 आउट ऑफ 200। तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू क्या है 96 और n1 की वैल्यू क्या है 200। तो 96 डिवाइडेड बाय 200 विच इज इक्वल टू 0.48 है बच्चे, चेक करें जरा कैलकुलेटर से इसको। अच्छा बच्चे, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, वहां पे ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 45% लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको जरा चेक कर लें। ये 48% आ रहा है कैलकुलेटर से, हम 48% के साथ ही चलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी P2 हैट। P2 हैट क्या है जी, x2 ओवर n2। तो यहाँ पे कितना है जी 84 आउट ऑफ 200, 84 ही लिखा है ना जी। चलें जी, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.42। तो बेटे बुक में ना इसको 45 की जगह पे 48 कर लें, क्वेश्चन में ही। अच्छा, अब जरा देखिएगा बच्चे, आपने क्या करना है, P हैट C ये फाइंड करना है। तो यहां पे आ गया जी N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट ओवर N1 प्लस N2। तो बच्चे जरा इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा। तो आपके पास N1 कितना है
200 इंटू 0.48 प्लस N2 कितना है बच्चे आपके पास? हाँ जी 200 और यहां पे आ गया 0.42 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 200। अच्छा बेटे इसका एक फार्मूला और भी होता है पी हैट सी का, वो क्या होता है जी? वो होता है जी x1 प्लस x2 ओवर n1 प्लस n2। जरा इस पे भी चेक कीजिएगा, आपके पास यही रिजल्ट आएंगे। x1 कितना है? 96 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 400। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, इन दोनों को यही है ना जी 96 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 400, तो यही वाला आएगा। आप चाहें तो फार्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आप चाहें तो फार्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं। दोनों जो हैं वो बच्चे किसके फार्मूले जी? पी सी हैट के। ओके क्लियर है जी? तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है बताइएगा? 0.45 आ गया पीसी हैट। अब क्यूसी हैट आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी सी हैट, तो ये आ गया जी 1 माइनस 0.45 विच इज इक्वल टू 0.55। ओके जी, अब हमारे पास सारी चीजें पूरी हो गई हैं, हम लोग ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। चलें जी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो आ गया जी नाउ z इज इक्वल टू P1 हैट। P1 हैट कितना बच्चे? 0.48 माइनस 0.42 माइनस 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.55, या इसको आप इसी तरह से लिख लें, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का इस तरह साइन लगा। ओके जी, फिर इसके बाद यहां पे आ गया जी 1 ओवर 200 प्लस 1 ओवर 200। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके बताना बच्चे। 1 पॉइंट ये बेटे आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z भी आ गई। ओके जी, एक वैल्यू आपके पास टेबल वैल्यू है और एक आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब ये दोनों वैल्यूज पूरी हो जाएं तो आप कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। आते हैं जी स्टेप नंबर 6 की तरफ। वो पहले तो एग्जाम्पल से ना मुंह ना चंगा हो तो गल भी चंगी कर ली होंगी है। 8-10 क्वेश्चन इसी में आगे, इतनी खराब किस्मत लेके बैठे हुए, इसमें से तो क्वेश्चन ही 2 आते हैं मैक्सिमम, और वो भी एक थ्योरेटिकल होता है और एक फर्स्ट 3 टॉपिक्स में से होता है। ठीक है जी, बस भाई इधर देखे व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखे स्टेप नंबर 6, बस भाई स्टेप नंबर 6। अब यहां पे शेप बनाएंगे, ये स्पेस की कमी की वजह मैंने थोड़ी ऊपर ही बना दी है। ठीक है जी, अब यहां पे देखिएगा जी क्या आपके पास ग्रेटर है जी, तो ये ग्रेटर है तो राइट एज पे, राइट साइड पे, राइट टेल पे आपका क्रिटिकल रीजन आएगा। यहां पे क्रिटिकल रीजन आ गया जी z इज इक्वल टू 1.645, ये है जी। अब इसके बाद यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू देखा है 1.2 है, तो बेटा ये इससे पीछे रह गई, यहां पे आ गई ना जी ये वाली वैल्यू। चलें यहां से इस तरफ को लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1.20, तो बेटा ये क्रिटिकल रीजन से वैल्यू पीछे रह गई। तो किस रीजन में रह गई? क्योंकि यहां पे 1.6 है और यहां पे 1.2 है, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेड H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके बच्चों, अब बेटे इसकी जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 13। ये जो लास्ट एग्जांपल है ना, ये इसके सेकंड टेस्ट स्टैटिस्टिक के साथ सॉल्व होगी, और सेकंड टाइप के जो है वो H0 और H1 बनेंगे। एक तो ये फर्स्ट टाइप के थे ना, जिसमें फर्स्ट टाइप वाला हमने
टेस्ट स्टैटिस्टिक भी यूज कर लिया। आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, इसको जरा एक दफा देख लें। ये आपकी बुक वाली ही एग्जाम्पल है, तो कोई अगर चीज ऐड करनी है तो कर ले, नहीं तो ये ओके है। ये वाला देखें ना, ये वाले फार्मूले के साथ तो मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप ये वाला भी फार्मूला साथ लिख लें, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है जी, पीसी हेड का फार्मूला ये वाला भी है, x1 प्लस x2 ओवर n1 प्लस n2। ओके बच्चों? अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा बच्चों, तो यहां पे है A candidate for mayor in a large city believes that he appeals to at least 10% more than the women voters than the men voters। अब यहां पे 10% की वेरिएशन आ गई। ठीक है जी, कि वीमेन वोटर जो है ना वो 10% उसके लिए उसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन वोटर। A candidate for mayor in a large city believes that he appeals to at least 10% more of the women voters than the men voter, यानी कि उसने 10% वीमेन वोटर से ज्यादा अपील की हुई है एज कंपेयर टू मैन वोटर्स। ठीक है जी, he hires the services of a poll taking organization and they find that 62 out of 100 women इंटरव्यूड सपोर्ट द कैंडिडेट, यानी कि 100 वीमेन का जो है वो इंटरव्यू किया गया और उसमें से 62 जो है वो उसकी फेवर में है। ओके जी, एंड 69 आउट ऑफ 150 मैन सपोर्ट हिम, और 150 मैन का इंटरव्यू किया गया तो उनमें से 69 उसकी सपोर्ट में है। ओके जी, एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल इज द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो आप 5% पे इसको टेस्ट करके देखें कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है या कि रिजेक्ट होता है। तो बच्चे जरा यहाँ पे भी देखिएगा कि उसने कितने परसेंट ज्यादा अपील की हुई है वीमेन से, 10%। तो अगर मैं वीमेन की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को P1 के साथ डिनोट करता हूं तो इसका मतलब है P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 10%। अब वो डेल्टा नॉट की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 10% आ गई। ओके जी, अच्छा जी, यहां पे देखिएगा नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है जी, देखिएगा। तो यहां पे आ गया P1 अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन है तो यहां पे देखिएगा P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 10%। तो 10% है तो 0.10। अब यहां पे डेल्टा नॉट की वैल्यू आ गई। अगर ये 0 होता तो फिर तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हो जाता। अब इन दोनों की डिफरेंस के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.10। ओके, तो इसके ये यहाँ पे देखिएगा जी ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है जी, P1 माइनस P2 लेस देन इक्वल टू 0.10। अच्छा बेटे, यहाँ पे सिर्फ इक्वल भी लिखा जा सकता है, मैं आपको बार बार लेक्चर के अंदर बताया हुआ। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है, 5% ही है। अच्छा जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक में यहाँ पे जाके आपने क्या करना है जी, अब इसकी जगह पे मैं डेल्टा नॉट लिख देता हूँ। क्या है बच्चों, डेल्टा नॉट। अब यहाँ पे जब जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अब ये नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2। ओके जी, अब इसके बाद ये ग्रेटर ही आ रहा है तो ग्रेटर के साथ क्रिटिकल रीजन तो यही रहेगा, ये सेम हो गया। अब हमने कंप्यूटेशन वाला स्टेप की तरफ चले जाना है और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे देखिएगा जी, बेटे P1 हैट और P2 हैट तो हमने यहाँ पे भी फाइंड करने हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या रेशो दी हुई है जी, यहाँ पे 100 वीमेन में से 62 जो हैं वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है X1 कितना है जी, 62, टोटल के सैंपल कितना है जी 100 का, तो बेटे ये 0.62 आ गया। इसी तरह से 69 मैन सपोर्ट कर रहे हैं
69 मैन सपोर्ट कर रहे हैं कितने के सैंपल में से? 150 के सैंपल में से। तो क्या आ गया जी? 0.46, एग्जैक्ट 0.46 है। ओके जी, अब देखिएगा जी यहाँ पे आपके पास Q1 हैट किस तरह से आएगा? ये 1 माइनस P1 हैट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया जी? 1 माइनस 0.62 विच इज इक्वल टू 0.38। अच्छा जी, इसी तरह से Q2 हैट, तो ये आ गया 1 माइनस P2 हैट, तो 1 माइनस 0.46 विच इज इक्वल टू 0.54। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है? फार्मूला यूज कर लेना है। तो फार्मूला देखिएगा जी हमारे पास क्या है। Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस डेल्टा नॉट ओवर स्क्वायर रूट। पूरा सेशन गुजर गया, मैं आप लोगों का अंडर रूट खत्म नहीं करा सका, ठीक है, स्क्वायर रूट। अच्छा जी, यहां पे देखिएगा P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया जी? P1 हैट 0.62 माइनस P2 हैट 0.46 और यहाँ पे माइनस 0.10, क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.10, ये लिख दीजिए। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 0.62 मल्टीप्लाई बाय 0.38 ओवर N1 कितना बच्चे? 100। फिर आपके पास P2 हैट कितना है? 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.54 और डिवाइडेड बाय N2 कितना है जी? 150। अब जरा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z बताइए क्या आती है? 0.947, 0.95 भी लिख सकते हैं। ओके है, 947 की जगह पे 95 भी लिख सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया जी कंक्लूजन का। तो इसमें शेप तो यही रहेगी, सिर्फ हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू को देख लेते हैं। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अभी भी इससे स्मॉलर है, तो बेटे लेफ्ट साइड पे ही रहेगी यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में। और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? 0.95। तो अभी भी नॉट एक्सेप्ट हो रहा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। दोनों तरह के फार्मूले यूज करने आ गए, दोनों तरह के क्वेश्चन समझ आ गए। बेटे अगर वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का आपको क्वेश्चन देगा ना, तो आपके पास क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली 2x1 और x2 भी पाया जाएगा और n1 और n2 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल स्टेटमेंट अलग होती है। ओके जी, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसका भी होमवर्क मैं आज सेंड कर दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा बच्चे। ऐसा तो है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जिस्ट भी ऐसे ही करता है कि थ्योरी में से एक एमसीक्यू तो लाजमी, एक से ज़्यादा आना हो तो 2 भी आ जाते हैं थ्योरी में से, और एक एमसीक्यू जो है वो फर्स्ट 3 टॉपिक में से आ रहा है। ये प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लास्ट वाले 4 टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। ये सिलेबस का हिस्सा है, कभी भी किसी भी टाइम पे जाके वो इनमें से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं है? इन पे टाइम ज्यादा लगता है। ये जो जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, डिफरेंस की टेस्टिंग पे टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए वो इनमें से चूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो 2 मिनट और 10 सेकंड के करीब है, ठीक है जी, एक एमसीक्यू के लिए। लेकिन जब वो इस तरह का कोई एमसीक्यू दे देगा तो ये 5-6 मिनट जितनी मर्जी स्पीड के साथ कर लें, आप 5-6 मिनट से पहले इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं फिर आपको कहता हूं, बच्चे पेपर को अटेम्प्ट करने का मेथड सुन लें। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और नहीं है जी वेरिएंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, और वेरिएंस कैन नेवर बी 0। इस तरह के स्टेटमेंट जो है, तो बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट होगी, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से भी स्मॉलर हो सकता है और वेरिएंस 0 भी हो सकता है। ओके जी, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे
आपको मिलेंगे डेफिनेशन वाले मिलेंगे, की पॉइंट्स वाले मिलेंगे, और पूरे 50 क्वेश्चन में से आपको कोई मोर देन 10 MCQs इस तरह के लाजमी मिलेंगे। 15 तक भी स्टेटमेंट और की पॉइंट से रिलेटेड मिल सकते हैं, कोई एक दो मैथमेटिक्स में से मिल जाएंगे और बाकी जो है वो सारे स्टैटिस्टिक्स में से स्टेटमेंट वाले हों। आपने इनको पहले अटेम्प्ट करना है, इनको रीड करते ही मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को बताया होगा, परेशान नहीं हो। जो भी MCQ आएगा स्टेटमेंट वाला मैंने आपको क्लास में वो बताया होगा, तो इसलिए ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं कहां से आ गया। तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे। वहां से क्या होगा कि आप 30 सेकंड के अंदर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना, तो आपका टाइम बचता चला जाएगा और आपके MCQ सॉल्व जल्दी होते चले जाएंगे। अब क्या होगा, 30-35 मिनट के अंदर आप 20 के करीब MCQs को सॉल्व कर चुके होंगे। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, फिर छोटे छोटे न्यूमेरिक क्वेश्चन करने। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 5-6, चैप्टर नंबर 14-15, इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन को आपने सबसे एंड पे करना है। हालांकि ये ज्यादा, चैप्टर नंबर 5-6 में से आपको मोर देन 12 क्वेश्चन आने, ठीक है, 5-6 में से 12 तो मस्ट होते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा भी कभी कभी हो जाते हैं। प्रैक्टिस यही चल रही है, कोई 2-3 अटेम्प्ट से देख रहा हूं, ठीक है जी। तो आप यहां पे ये चीज अपने माइंड में फिट कर लें कि इनके क्वेश्चन फिर भी चाहे आपको स्टेटमेंट देखते आते भी हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ी अटेंशन जो है ना वो मांगते हैं। अगर आपके पास टाइम बाकी ज्यादा बचा होगा ना, तो फिर जब आप इन क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आप बड़े एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि स्टार्ट पे आपने इन क्वेश्चन को कर लिया और हुआ ऐसे कि 1 घंटा गुजर गया और अभी तक आपके 10 से 12 MCQs हुए, तो फिर क्या होगा, फिर टाइम जो है ना, टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे तो वो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। इसलिए इस पैटर्न पे पहले आपने स्टेटमेंट वाले, फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको अगर लॉन्ग वाला आता भी है फिर भी आपने स्किप करना है। अच्छा, और 49 पे वापस चले जाना 1 पे, 50 वाले पे नहीं जाना। 50 वाले पे नेक्स्ट पे आप जाएंगे ना, तो फिर वो नीचे ना फाइनल फिनिश का वो ऑप्शन दे रहा होता है, कहीं आप वो गलती से प्रेस ना कर दें तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो 49 से वापस आ जाया करना है। 50 वाला एंड पे देखना, 50 वाला जो भी होगा वो समझे गोल्डन ही है, उसको एंड पे ओपन करना जब आपके बाकी 49 हो जाए। तो आपके पास साइड पे जो विंडो नहीं आ रही होती जहां पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, बेटे आप जब एक दफा अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो आधे आधे फिल हो जाते हैं। तो आप जिस भी MCQ पे वापस आना चाहेंगे ना, जैसे आपने फर्स्ट 3 फिल कर लिए थे, उसके बाद आपने 11 वाला जाके सॉल्व किया था, तो जब आप 49 से वापस आएंगे तो डायरेक्ट 4 वाले को क्लिक करें तो 4 वाला MCQ ओपन हो जाएगा। समझ आ रही? तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, यही आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और अगर आप जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि नहीं जी जो भी आ गया सामने करके जाना है, ऐसी की तैसी इसके, ठीक है, तो फिर जो है ना, अगर आप इस पैटर्न को यूज करेंगे तो बच्चों फिर क्या होगा कि टाइम ज्यादा लग जाएगा और MCQs अभी कम किए होंगे। जब टाइम कम रह जाए ना तो 2 + 2 का आंसर भी 4 नहीं आ रहा होता। समझ आ गई बात की? समझ आ रही ना जी? तो फिर बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि बार बार एक ही चीज मुझसे गलत कैसे हो रही है। तो इसलिए इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल हम लोग चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, अल्लाह निगहबान।